हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रकृति के वर्णन, विवरण एवं उसके विवेचन और विश्लेषण को जो काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि इतिहास में बेसिकली बहुत से ऐसे तथ्यों का वर्णन किया जाता है या फिर ऐसे साक्ष्यों का वर्णन किया जा सकता है, जिससे कि किसी पूर्व के कालक्रम का या फिर उसके बारे में बहुत से विवेचन या विश्लेषण या बेसिकली बोला जाए उस टाइम के बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो सके, उसे बोलते हैं इतिहास। हेरोडोटस, जिसे कि इतिहास का पितामह या जनक कहा जाता है, ने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर अंत में अपकर्ष की ओर अग्रसर हो जाती है। मतलब कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सत्ता है या शासन है, वो क्या होगा, सबसे पहले कोई भी साम्राज्य ऊपर की ओर जाएगा और अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचेगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक स्थिति के बाद वह अपकर्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है। देखिए क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो सामान्यतः इतिहास शब्द से सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास का बोध होता है। इतिहास से किसका किसका बोध होता है? सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास का। जैसे आप लोग कभी भी इतिहास पढ़ेंगे तो पूर्व काल में जैसे राजनीतिक स्थिति क्या थी, हम लोग इसके बारे में भी तथ्य एकत्रित करते हैं, और सांस्कृतिक स्थिति उस टाइम पे उस साम्राज्य में क्या थी, उसके बारे में भी जानते हैं। तो इतिहास शब्द से सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार के इतिहास का बोध होता है। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। फिर देखिए, किंतु साहित्य भी इतिहास से भिन्न न होकर उससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम विभिन्न प्रकार की साहित्य पढ़कर बेसिकली उस टाइम या कालक्रम के दौरान होने वाले विभिन्न घटनाक्रमों का कहीं न कहीं साक्ष्य इकट्ठा करते हैं या एकत्र करते हैं, बहुत सी जानकारी भी प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, साहित्य के इतिहास का क्या अर्थ है? देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना। साहित्यिक रचनाओं के इतिहास को समझने के लिए साहित्यकार से संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों, परंपराओं को समझना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, लिखा है पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने साहित्य की विकास प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया है, जिससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत तेन महोदय यानी कि फ्रेंच इतिहासकार का है। तेन महोदय ने साहित्य के विकास की व्याख्या के 3 आधारभूत सूत्र बताए हैं। एक हो गया जाति, फिर एक वातावरण और तीसरा हो गया क्षण। तेन का मानना था कि ये तीनों सूत्र जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण एवं समय विशेष की परिस्थितियों के सूचक है। अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इन तीनों को समझना अति आवश्यक है। फिर देखिए, लिखा कुछ जर्मन इतिहासकारों ने केवल युग चेतना को साहित्य का विकास का आधार माना है, वहीं कुछ अंग्रेज विचारक परंपरा को महत्व देते हैं। हडसन महोदय ने युग चेतना एवं परंपरा दोनों का समन्वय करते हुए साहित्यकार के विशिष्ट व्यक्तित्व को भी विकास का आधार बताया है। मार्क्सवादी चिंतक व्यक्ति के स्थान पर समाज की आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग के संघर्ष के आधार पर साहित्य की व्याख्या करते हैं। जैसे देखिए, मार्क्सवादी चिंतक के बारे में हम जानते हैं कि वो लोग व्यक्तिवादिता को महत्व नहीं देते, बल्कि वो लोग समाजवादिता को महत्व देते हैं। वो लोग बेसिकली बोला जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से समाज को लेकर चलने वाले लोग होते हैं, और समाज की आर्थिक परिस्थितियों और वर्ग संघर्ष के बारे में वे लोग ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं। देखिए, लिखा है फ्रॉयडवादी विचारक केवल मानसिक अंतर्द्वंद को ही साहित्य विकास का मूल कारण मानते हैं। देखिए, फ्रॉयडवादी विचारक क्या होते हैं पता है? वो लोग मनोविज्ञान पर ज़्यादा चिंता करते हैं। किस पर? मनोविज्ञान पर। उनकी रचनाओं में आप लोगों को मनोवैज्ञानिक रचनाएं ही दिखाई देंगी। फिर उसके बाद देखिए, रिचर्ड्स जैसे विद्वानों ने काव्य के शैली पक्ष की व्याख्या मनोवैज्ञानिक एवं अर्थविज्ञान के आधार पर की है। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बेसिकली चिंतक होते हैं, उनका जो वो मतलब कि बोला जाए कि वह विभिन्न प्रकार के अलग अलग विचारधारा के जन्मदाता होते हैं। देखिए, लिखा है कार्लाइल महोदय की मान्यता है कि किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति एवं विज्ञान के इतिहास का सार होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कार्लाइल महोदय क्या मानते हैं कि मान लीजिए किसी भी राष्ट्र के मतलब जो काव्य है, वहाँ का जो इतिहास होता है, वो बेसिकली वहाँ के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का ही क्या होता है? समरी होता है, सार होता है।
आप लोग कभी भी अगर इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वह धर्म पर आधारित कहीं न कहीं होता है। जैसे कहीं पर वैष्णव धर्म की जो है महत्व सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वहाँ के इतिहास में वैष्णव धर्म का वर्णन मिलेगा। कहीं पर शैव धर्म का है, तो वहाँ पर शैव धर्म का वर्णन अधिक मिलेगा। तो धर्म की भी जो भूमिका होती है वो इतिहास में बहुत ज़्यादा होती है। देखिए लिखा है काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है राष्ट्र का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पुराने टाइम पे हम किसी भी साम्राज्य को पढ़ते थे तो सबसे पहले देखते थे कि वहाँ की कहीं न कहीं विकास की दिशा क्या है या आर्थिक दशा क्या है, ये सभी चीज़ें देखते थे। उससे पता चलता था कि किस साम्राज्य में जो प्रजा की स्थिति है वह कितनी सुदृढ़ थी। फिर देखिए आगे क्या लिखा है। देखिए आगे लिखा है उपरोक्त सिद्धांतों को देखने से ज्ञात होता है कि बहुसंख्यक विद्वानों ने परंपरा, वातावरण एवं द्वंद्व पर ही अधिक बल दिया है। शेष दो तत्वों की उपेक्षा की गई है। कुछ विद्वानों ने द्वंद्व को स्वीकारा है, परंतु जहाँ द्वंद्व है वहाँ संतुलन होना भी स्वाभाविक होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के द्वंद्व का अंतिम लक्ष्य संतुलन स्थापित करना ही होता है। बहुत सही बात लिखी है। फिर देखिए लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियों का परिचय निम्नलिखित है। फर्स्ट है कि वर्णानुक्रम पद्धति। फर्स्ट कौन सा है? वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कबीर दास जी हैं, ठीक है, कबीर दास जी पहले आएंगे और फिर उसके बाद जैसे वर्ण बढ़ते जाएगा तो बाकी के कवि बाद में आएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ नगेंद्र लिखा है तो नगेंद्र क्या होंगे? नगेंद्र यहाँ पर बाद में आएंगे कबीर के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ण को ध्यान में रख के उसका क्रम जो है वो सजाया गया है। फिर उसके बाद देखिए इस पद्धति में कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी कवि को एक साथ रखा जाता है। जैसे कि कबीर व केशव दोनों का नाम क अक्षर से है, परंतु कालक्रम भिन्न है। एक का कालक्रम भक्ति काल का है तो दूसरे का रीति काल का है, लेकिन फिर भी दोनों को क्या रखा जाएगा? साथ में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ण क्रम से रखा गया है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है डॉक्टर शिवसिंह सेंगर एवं गारसा दत्तासी दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति से लिखे ग्रंथ अनुपयोगी एवं दोषपूर्ण माने जाते हैं। किसने किसने वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा है? क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। डॉक्टर शिवसिंह सेंगर ने और गारसा दत्तासी ने। अब देखिए लिखा है कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। यानी कि बेसिकली बोला जाए तो उसमें काल क्रम से सजाते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल कि इसमें जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। मान लीजिए कि दो रचनाकार है, उनका जन्म तिथि एक ही आसपास है, तो वो दोनों को साथ में रखा जाएगा। फिर अगले दोनों को साथ में रखा जाएगा जिनका बेसिकली जन्म तिथि थोड़े पास का है। जैसे देखिए यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। याद रखिएगा वर्णानुक्रम पद्धति में शिवसिंह सेंगर आएंगे, गारसा दत्तासी आएंगे, लेकिन कालानुक्रमी पद्धति जो है उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधु आएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति। देखिए वैज्ञानिक पद्धति में इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। वह तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता एवं तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः विश्लेषण अनिवार्य है। फिर उसके बाद देखिए विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन थे। तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। किसमें बांटा है? 3 शब्दों में। पहला हो जाएगा जाति, फिर है वातावरण और फिर है क्षण। जैसे देखिए इस पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये जो है लाइन लिख दिया जाता है और कहा जाता है कि यह जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। देखिए लिखा है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकार। तो इसमें लिखा है
इसमें लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल में भी कुछ रचनाएं जैसे कि 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि मिलती हैं, परंतु इनके काल क्रमानुसार वर्णन नहीं मिलता, अतः इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। देखिए, बेसिकली जहाँ पर समझाने वाला कोई टॉपिक होगा वो मैं जरूर समझाती हूँ, आप लोगों को भी पता है। जहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल स्टेटमेंट बेस्ड है या फिर केवल फैक्ट्स है, वहाँ मैं क्या समझा सकती हूँ आप खुद से सोचिए। फिर भी मैं आपके लिए बहुत से ऐसे कंटेंट को एक साथ करके लेके आई हूँ जिसको आप इजीली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एग्जाम से एक हफ्ते पहले भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं इन सारी वीडियोस से। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गारसादा तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसादा तासी ने की है, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। उनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी से हुई है। यह 2 भागों में है। प्रथम भाग का प्रकाशन जो 1839 ईस्वी में था, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर लिखिए, बुक लिखिए, और ये 2 भाग में है ये लिखिए, और प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष, दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बार बार रिवाइज करने में काम आएगा, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज होके गलत टिक कर देंगे। मान लीजिए 1839 की जगह पे 1838 आप लोग टिक करके आ गए, ऐसा भी बहुत बार होता है। देखिए, उनके इस बुक में निम्न बिंदुओं को उन्होंने समावेशित किया था। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, जैसे कि मैं आपको बताया भी था कि गारसादा तासी और शिवसिंह सेंगर जो थे उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। इसके प्रथम भाग में कवियों का परिचय तथा दूसरे भाग में उसकी रचनाओं के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुवादित किए हुए थे। इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी और उर्दू कवियों को एक साथ रखा है। इसमें 783 कवियों या लेखकों का वर्णन है, जिसमें से केवल 72 कवियों का संबंध क्या है, हिंदी से है। इस ग्रंथ के आरंभ में 100 पृष्ठों की विस्तृत भूमिका देकर और विचारों को स्पष्ट किया गया है। फिर देखिए, लिखा है इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। यह संस्करण पहले संस्करण से भी अत्यधिक विस्तृत था। याद रखिए, दूसरा संस्करण के कितने खंड थे, 3 खंड थे। यद्यपि इस ग्रंथ में अनेक त्रुटियां हैं, जैसे काल विभाजन का कोई प्रयास न करना, कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण न करना, युगीन परिस्थितियों का विवेचन न करना, तब भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का क्या है, प्रथम ग्रंथ होने का वैभव प्राप्त है। फिर देखिए, जो हमारा अगला है वो है शिवसिंह सेंगर। तो शिवसिंह सेंगर जो है उनकी महत्वपूर्ण रचना का नाम है शिवसिंह सरोज। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। जिसकी रचना जो है वो शिवसिंह सेंगर ने 1883 में की थी। प्रकाशन वर्ष याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा, शिवसिंह सरोज में लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं व जन्म काल यानी कि जीवन चरित्र दिया गया है, परंतु उनमें अधिकांश तथ्य जो है वो अविश्वसनीय है, जो कि इस प्रकार से है। आइए देखते हैं। पहला देखिए, लिखा है कि इस ग्रंथ में सभी कवियों का रचना काल एवं जन्म काल भी दिया गया है, परंतु इसके लिए उन्होंने किंवदंतियों या फिर अनुमानों का आश्रय लिया है, जिससे कि वो विवादास्पद हो गए हैं। फिर देखिए, शिवसिंह सरोज में प्रथम बार इतनी अधिक संख्या में कवियों तथा कविता संबंधी जानकारी को एक जगह एकत्र करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। फिर देखिए, यह ग्रंथ परवर्ती इतिहासकारों के लिए एक मुख्य आधार रहा। यही इस विशाल ग्रंथ की महत्ता है। अब हमारा अगला हो जाएगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए, सर जॉर्ज ग्रियर्सन में लिखा है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति है, जिसका प्रकाशन जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ है। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। ग्रियर्सन महोदय ने गारसादा तासी एवं शिवसिंह सेंगर के द्वारा एकत्रित सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी प्रमाणित बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले इनका नाम लिखिए, उनका ये वाला ग्रंथ लिखिए, उसके बाद देखिए लिखिए कि उसमें 11 अध्याय हैं, और याद रखिएगा कि प्रमुख विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास माना है।
देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन के जो ग्रंथ है उसमें बेसिकली निम्नलिखित मुख्य बिंदु है। पहला है कि ग्रियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट अगर बनाया जाता है एग्जाम में तो आपको ये ना लगे कि केवल एलिमिनेट करने के लिए लगाया गया है और आप इसको एलिमिनेट कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मान लीजिए केवल अंग्रेजी लिख देगा तो भी आप लोगों को लगेगा कि शायद ये सही हो सकता है क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर देखिए इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है तथा उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को 11 विभिन्न अध्यायों में बांटा है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। इसमें लगभग 952 कवियों की जीवनी तथा काव्य परिचय दिया गया है। अब देखिए लिखा है कि ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इस इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। इस ग्रंथ का आधार स्रोत शिव सिंह सरोज होने के कारण इस ग्रंथ का विवरण, तिथियां आदि अपूर्ण, अनुमानित तथा भ्रामक है, परंतु हिंदी साहित्य का अध्ययन करने हेतु तथा इतिहास बोध की दृष्टि से यह ग्रंथ क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु के द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र इन तीनों भाइयों ने लिखा था। इसकी रचना 4 भागों में हुई थी, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी तथा चौथा भाग जो है वो 1914 में प्रकाशित हुआ है। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिश्र बंधु विनोद जो है उसकी रचना कितने भागों में हुई है, 4 भागों में हुई है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन वर्ष 1913 है और चतुर्थ भाग का प्रकाशन वर्ष 1914 है। इस ग्रंथ के मुख्य बिंदु है मिश्र बंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने भी मिश्र बंधुओं की रचना सामग्री से जुटाकर रीति काल के कवियों के परिचय लिखे हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए कि इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया है। फिर उसके बाद देखिए इस ग्रंथ में रचना काल को 8 खंडों में विभाजित किया गया तथा विभिन्न काल खंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण देते हुए उनके साहित्यिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें काव्य समीक्षा के परंपरागत सिद्धांत भी अपनाए गए हैं। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्ष 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा है। प्रकाशन वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए यह ग्रंथ अपने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले लिखा गया था, परंतु बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। याद रखिएगा पहले कैसे लिखा गया था, हिंदी शब्द सागर। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। याद रखिएगा इस लाइन को भी। इस ग्रंथ के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा, शुक्ल जी ने अपने इस ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए लिखा है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवि की रचना के साहित्यिक वैशिष्ट्य पर आलोचनात्मक मत दिया। आप लोगों को पता भी होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि काफी सजग है। वो उन्हें एक प्रमुख आलोचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। देखिए लिखा है, शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया है, जो निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा आदिकाल, जिसे कि शुक्ल जी वीर गाथा काल कहते हैं। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल। फिर देखिए उत्तर मध्य काल जिसे रीति काल कहा जाता है। आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा जाता है। तो शुक्ल जी के द्वारा किया गया काल विभाजन अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बाद के इतिहास लेखकों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन एवं कालों का नामकरण प्रस्तुत किया है। देखिए और क्या लिखा हुआ है कि शुक्ल जी ने ही भक्ति काल को निर्गुण एवं सगुण धाराओं में बांटकर उन्हें क्रमशः 2-2 उपभागों जैसे कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा राम भक्ति व कृष्ण भक्ति में बांटा है। याद रखिएगा रीति काल के कवियों को भी उन्होंने रीति, बद्ध रीति, सिद्ध रीति, मुक्त कवियों में स्थान दिया। उन्होंने रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी निष्कर्ष दिए हैं। आचार्य शुक्ल खोजी प्रवृत्ति के थे, उनकी दृष्टि भी वैज्ञानिक थी। यही कारण था कि वे ऐसे ग्रंथों की रचना कर पाए जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सुप्रसिद्ध रहे। ठीक है, देखिए अब लिखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया।
इसे प्रथम क्रांतिकारी कदम माना गया है। इन्होंने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया। इन्होंने आदि काल के तृतीय प्रकरण में वीरगाथा काव्य का विवेचन किया है। इन्होंने सिद्ध एवं नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा। और आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीरगाथा काव्य का विवेचन किया है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब अगला है राम कुमार वर्मा। तो मैं आपको बता दूं कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है, ये पूछा जाता है, इसलिए इसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर देखिए पहला पॉइंट लिखा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करवाया, जिनमें से एक भाग वर्ष 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर वर्मा जी के ग्रंथ का दूसरा भाग तो अभी प्रकाशित ही नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि यह ग्रंथ अधूरा है। द्वितीय भाग में भक्ति काल के बाद के कालों की चर्चा न होने के कारण यह अभी अप्रकाशित है। फिर देखिए लिखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल कहना अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। इससे पहले कि वे साहित्य को वे संधि काल का नाम देते हैं। याद रखिएगा, चारण काल यानी आदि काल से पहले का जो काल है उसको रामकुमार वर्मा जी संधि काल का नाम देते हैं। अब देखिए लिखा डॉक्टर वर्मा जी ने अपने ग्रंथ में अपभ्रंश की अत्यधिक सामग्री को समाहित कर लिया है। इसी के चलते वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की गलती कर बैठे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोगों को पता होगा कि शुक्ल जी के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोचनात्मक साहित्य में काफी बड़ा स्थान है। देखिए लिखा है शुक्ल जी के बाद हिंदी जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निम्न पुस्तकें हैं। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखिए शुक्ल जी के वीरगाथा काल को द्विवेदी जी आदिकाल कहना उचित समझते हैं। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया, द्विवेदी जी उन ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो बेसिकली वीरगाथा काल है उसे क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। अब देखिए लिखा है शुक्ल जी के द्वारा भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या का भी द्विवेदी जी खंडन करते हैं। फिर इन्होंने सिद्धों और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उसका प्रभाव दिखाया है। इन्होंने आदिकाल की विस्तृत खोज करके आदिकाल पर अलग से ग्रंथ लिखा है। द्विवेदी जी की मान्यता है कि भक्ति काल पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज ही विकसित रूप है। द्विवेदी जी हिंदी सूफी काव्य को भी संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर ही आधारित मानते हैं। द्विवेदी जी क्या मानते हैं कि जो सूफी काव्य है वह भी कहीं ना कहीं संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य पर ही आधारित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब लिखा है कबीर जी की काव्य प्रतिभा को द्विवेदी जी ने उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने द्विवेदी जी के योगदान पर लिखा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित कर दिया, और निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, तो उसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि एग्जाम में ऐसा करके स्टेटमेंट दे दिया रहता है और पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसने कहा है। तो ये गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है द्विवेदी जी के बारे में। याद रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहा है। मान लीजिए ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी दे दीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुप्त जी ने सन 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में लिखा है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणपति चंद्रगुप्त की ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका की प्रकाशन वर्ष 1965 है। इसमें इन्होंने निम्न तथ्यों को समावेशित किया है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखिए, लिखा है कि इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए उसके आधार पर हिंदी साहित्य की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पहले तो कहीं ना कहीं इतिहास की बहुत सी चीजों को, साक्ष्यों को इकट्ठा करके फिर उसको क्या किया गया है, नवीन व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर देखिए इन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया है, जैसे प्रारंभिक काल हो गया, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर देखिए लिखा है इन्होंने अपने इस ग्रंथ में शुक्ल की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए अपनी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया है। अब देखिए लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसादा तासी से हुई है, जो अब तक चली आ रही है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास ग्रंथ की रचना कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य
किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ एवं उनके ग्रंथाकार। ग्रंथ देखिए और ग्रंथाकार। तो इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, याद रखिए प्रकाशन वर्ष 1839 है, और गारसा द तासी जो है वो इसके ग्रंथाकार हैं। फिर है शिव सिंह सरोज 1883, शिव सिंह सेंगर इसके ग्रंथाकार। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 प्रकाशन वर्ष है, जॉर्ज ग्रियर्सन इसके ग्रंथाकार है। मिश्र बंधु विनोद देख लीजिए 1913, इसके जो ग्रंथकार है वो मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु में 3 लोग थे। आई होप कि आपको नाम याद होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है एक और है जिसे कि डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल ने लिखा है। अब देखिए लिखा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, प्रकाशन वर्ष देख लेंगे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य उद्भव विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, अभी मैंने आपको पढ़ाया। हिंदी साहित्य का इतिहास एक और है, ये है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। फिर है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, जिसके कि बेसिकली ग्रंथकार जो है वो डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं। फिर देखिए यहाँ लिखा है रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका जो है वो उसका प्रकाशन वर्ष 1949 है, और डॉक्टर नगेंद्र जो है वो इसके ग्रंथकार है। फिर देखिए हिंदी साहित्य का अतीत, प्रकाशन वर्ष 1960 है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है ये इसके ग्रंथकार है। फिर है उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 प्रकाशन वर्ष है, परशुराम चतुर्वेदी इसके ग्रंथकार है। फिर देखिए राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये है डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया का। फिर है राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया का ही ये भी है। अब देखिए लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। फिर है हिंदी काव्य संग्रह 1873, ये पंडित महेश दत्त शुक्ल का है। फिर देखिए कविता कौमुदी, ये है पंडित राम नरेश त्रिपाठी का। फिर है हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास। फिर है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, ये है मैनेजर पांडे का। अब आगे देखिए ग्रंथ और ग्रंथाकार, देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी वीर काव्य, ये है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। चैतन्य संप्रदाय एवं उसका साहित्य, ये है प्रभु दयाल मीतल। उसके बाद है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये है ब्रज रत्न दास। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, ये है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। फिर देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य, ये हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। उसके बाद देखिए राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये हो जाएगा मोतीलाल मिनारिया। उसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। उसके बाद है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा। उसके बाद है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये है बच्चन सिंह का। ये लास्ट का जो 4 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम नोट डाउन कर ही लीजिए। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4 आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद चलिए आइए देखते हैं, लिखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और उसके नामकरण। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, जैसे कि प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर यदि देखें तो संत काव्य, सूफी काव्य, भक्ति काल, रीति काल, छायावाद, प्रगतिवाद। विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर देखें तो स्वच्छंदतावाद, स्वातंत्र्योत्तर काल। उसके बाद प्रधानकर्ता के आधार पर देखें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग। इस प्रकार काल विभाजन का आधार निम्नलिखित होना चाहिए। देखिए सबसे पहला लिखा है कि काल विभाजन जो है वो साहित्यिक प्रवृत्तियों, आदर्शों में समानता के आधार पर होना चाहिए। इससे आप क्या समझते हैं साहित्यिक प्रवृत्तियों का मतलब? कि देखिए एक तरह का जो काल है उसमें एक ही तरह की साहित्य की प्रवृत्ति जो होती है, बेसिकली वैसे ही प्रवृत्ति वाले साहित्य को रखना चाहिए, ठीक है, जिसके की आदर्शों में समानता हो। मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल रीति काल। रीति काल जो बेसिकली है, आप लोगों ने देखा होगा कि रीति काल में प्रेम से संबंधित बहुत से ऐसे मतलब
रचनाएं जो है वो किए गए हैं। ठीक है, भक्ति काल में भक्ति से रिलेटेड क्या है, रचनाएं किए गए हैं, और वीर गाथा काल में वीरता से रिलेटेड किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आदर्शों की क्या है, समानता है। अब देखिए, कालों का नामकरण मूल साहित्य चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फिर है कालों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ एवं समापन के अनुसार होना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। अब देखिए, हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों के द्वारा किए गए काल विभाजन हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों जैसे कि गारसा दासी एवं सिमसिंह सेंगर के काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, परंतु कुछ इतिहासकारों के द्वारा किया गया काल विभाजन निम्नलिखित है। सबसे पहले देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। तो देखिए, इसमें लिखा है कि काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला प्रयास जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। वे काल विभाजन में पूर्णतः सफल तो नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने यथासंभव काल क्रमानुसार सामग्री को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनका काल जो है, उनका काल विभाजन निम्न प्रकार का है। पहला हो जाएगा चारण काल। चारण काल जो है वो 700 से 1300 ईस्वी में है। फिर उसके बाद हो जाएगा जायसी की प्रेम कविता। फिर देखिए मुगल दरबार। फिर देखिए रीति काव्य। रीति काव्य फिर उसके बाद है 18वीं शताब्दी। फिर है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। फिर है तुलसीदास। फिर उसके बाद है तुलसी के अन्य परवर्ती। फिर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। देखिए, लिखा इस प्रकार, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया यह विभाजन जो है वो वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि चारण काल के तत्पश्चात वे 15वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। 14वीं शताब्दी का उल्लेख ही नहीं है। कालों का नामकरण भी सर्वत्र किसी एक आधार पर नहीं किया गया है। इसीलिए ये बोला जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का बेसिकली जो विभाजन है वो वैज्ञानिक नहीं है। देखिए, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो मिश्र बंधुओं ने अपनी एक पुस्तक मिश्र बंधु विनोद जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी, में काल विभाजन का एक नया प्रयास किया गया, जो कि ग्रियर्सन के काल विभाजन से ज्यादा विकसित है। उनका विभाजन निम्न प्रकार से, पहला हो जाएगा प्रारंभिक काल, पूर्वारंभिक काल, ठीक है, और उत्तरारंभिक काल। फिर उसके बाद है माध्यमिक काल। तो माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, दो भागों में है। फिर अलंकृत काल में भी दो है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। फिर उसके बाद देखिए परिवर्तन काल है और वर्तमान काल। मिश्र बंधु का यह विभाजन सम्यक एवं स्पष्ट है, परंतु तथ्यों की दृष्टि से इसमें अनेक असंगतियां विद्यमान है। आइए उन असंगतियों को देख लेते हैं एक बार। देखिए, पहला है कि काल खंडों के नामकरण में विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई हैं। फिर ग्रियर्सन की भांति 700 से 1300 ईस्वी तक के युग को हिंदी साहित्य के साथ संबद्ध कर दिया गया है, जो कि अपभ्रंश का युग है। परिवर्तन काल अनावश्यक है, मतलब बिना ही किसी वजह के परिवर्तन काल का जो विभाजन है वो अनावश्यक है। फिर देखिए लिखा है कि अलंकार काल आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है। फिर काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। देखिए लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि 1929 में है, में काल विभाजन इस प्रकार किया है। पहला हो जाएगा आदिकाल। आदिकाल या वीर गाथा काल। फिर है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। फिर है उत्तर मध्य काल या रीति काल। फिर है आधुनिक काल या गद्य काल। अब देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन की त्रुटियों को संशोधित कर नया रूप देने में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर वर्मा जी का काल इस प्रकार है, पहला हो जाएगा संधि काल, फिर है भक्ति काल, फिर आधुनिक काल। बेसिकली सबसे पहले संधि काल आएगा, फिर उसके बाद चारण काल आएगा, फिर भक्ति काल आएगा, फिर रीति काल और फिर उसके बाद आधुनिक काल। ठीक है, अब ऐसे से जैसे जाएंगे। तो ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि आदि काल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते थे, तो याद रखिएगा चारण काल कहते थे, और उन्होंने आदि काल से पहले के जो काल है उसे क्या कहा है, संधि काल कहा है। देखिए यहाँ लिखा है कि डॉक्टर वर्मा जी का काल विभाजन केवल वीर गाथा काल को छोड़कर शुक्ल जी के काल विभाजन से साम्यता रखता है। एक विशेषता जो है वो संधि काल की है, जो वस्तुतः गुण वृद्धि का द्योतक कम परंतु दोष वृद्धि का द्योतक अधिक है। मतलब कि बेसिकली बोला जाए तो संधि काल जो है वो उनको अलग से काल विभाजन नहीं करना चाहिए था, ये इसमें दोष पैदा कर रहा है। फिर देखिए लिखा है कि हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी में
मानना भ्रामक है, क्योंकि वह काल अपभ्रंश का काल रहा है। अतः वर्मा जी का काल विभाजन शुक्ल के काल विभाजन का परिष्कृत रूप नहीं है, परंतु फिर भी उसका जो प्रयास है उनका वह क्या है, सराहनीय है। अब देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। तो गुप्त जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में निम्नलिखित काल विभाजन किया है। पहला प्रारंभिक काल या आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, फिर उसके बाद है आधुनिक काल। फिर उसके बाद देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया है। पहला है प्रारंभिक काल, फिर है मध्यकाल और फिर है आधुनिक काल। डॉक्टर गुप्त जी के प्रारंभिक एवं मध्यकाल के अंतर्गत तीन प्रकार के बेसिकली काव्य की रचना को स्वीकार किया गया है, जिसमें कि धर्माश्रित काव्य है, लोकाश्रित काव्य है और राज्याश्रित काव्य है। अब देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की धर्माश्रित काव्य परंपराओं के अंतर्गत 5 काव्य परंपराओं को स्वीकार करते हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला है धार्मिक रास काव्य परंपरा, फिर दूसरा है संत काव्य परंपरा, तीसरा है पौराणिक काव्य परंपरा, फिर पौराणिक प्रबंध परंपरा, फिर है रसिक भक्ति परंपरा। फिर देखिए राजाश्रित काव्य परंपरा के अंतर्गत भी 5 काव्य परंपराओं को स्वीकारा गया है, जो निम्नलिखित है। मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास परंपरा। फिर उसके बाद देखिए ऐतिहासिक चरित काव्य, ऐतिहासिक मुक्तक परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। लोकाश्रित काव्य के अंतर्गत केवल 2 परंपराएं हैं, जो निम्न है। पहला रोमांस काव्य परंपरा, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। अब देखिए विभिन्न कालखंडों के नामकरण किस तरीके से है। आदि काल को किसने किसने क्या कहा है, तो आदि काल को वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, एज वी ऑल नो दैट। फिर देखिए आदि काल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बीज वपन का काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत युग ये किसने बोला, राहुल सांस्कृत्यायन जैन ने। आरंभिक काल बोला मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अब देखिए भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। भक्ति काल जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी तीनों ने ही भक्ति काल स्वीकार किया है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं और रीति काल को अलंकृत काल जो है मिश्र बंधु कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। अब देखिए लिखा है रीति काल। रीति काल बोला गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। श्रृंगार काल बोला गया है रीति काल को विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा। तो जो कि क्या है बेसिकली बोला जाए तो रीति काल को इन्होंने श्रृंगार काल कहा है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। देखिए कला काल जो है वो रीति काल को कला काल बोला है डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। आधुनिक काल को वर्तमान काल बोला है मिश्र बंधुओं ने। गद्य काल बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए स्पष्ट है कि विभिन्न कालों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है, किंतु जितनी वैचारिक भिन्नता आदि काल और रीति काल के नामकरण के संबंध में है उतना अन्य में नहीं। साहित्य इतिहासकारों के द्वारा दिए गए भिन्न भिन्न नामों के पश्चात जो सर्वमान्य नाम है वे निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा आदिकाल, फिर है भक्ति काल, फिर है रीति काल और फिर उसके बाद है आधुनिक काल। ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो नाम है यही अब सर्व स्वीकृत है। इतिहास ग्रंथों में इन्हीं का ही प्रयोग होता है। और इसका जो बेसिकली ये जो काल देख रहे हैं ना, ये टाइम, ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जितना भी PYQ है इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे चीजें देखेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है, लगभग 200 से 300। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।